नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल कालानी। शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल विस्तार पर आज हमारे सहयोगी अक्षय कुमार से हम खास चर्चा करेंगे। पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं शिवराज सिंह चौहान के एक ट्वीट के बारे में बताना चाहूंगी जो उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि समुद्र मंथन में विष तो सिर्फ शिव पीता है, बाकी लोगों को तो अमृत मिलता है। तो इससे हमें मध्य प्रदेश की राजनीति पिछले 100 दिनों की साफ स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस पर आपको क्या कहना है? मेरा ये कहना पड़ता है, ट्वीट में जो उन्होंने किया वो तो बिल्कुल नेगेटिव ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन्होंने बोला कि विष तो शिव पीता है, मतलब एक मुख्यमंत्री की जो पद के लिए उन्होंने बोला, मतलब वो ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री की पद को एक जहर से कंपेयर करने जा रहे हैं कि जहर तो मैंने पिया है, बाकी जो मंत्री उन्हें अमृत मिल रहा है। मतलब आप खुद मुझे बताइए कि मंत्री पद जो होता है वो छोटा रहता है, मुख्यमंत्री पद ऊपर रहता है, तो कहीं ना कहीं ये तो आम जनता को ही दिख रहा होगा कि शिवराज का जो ट्वीट था वो किसी लायक नहीं था। उन्होंने जो ट्वीट किया है उससे तो इस चीज को कोई लेना देना नहीं जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस ट्वीट से उन्होंने अपनी निराशा जताई है कि वे अपने कई सालों से सहयोगी रहे मंत्रियों को उनको पद नहीं दे पाए। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। कभी ऐसा होता तो ये बहुत पहले से चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण बीजेपी में वापस से सरकार आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपोर्ट में जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो फिर एक छोटा सा एग्जांपल कहूंगा कि मतलब पुराने लोगों को कैसे शिवराज सिंह चौहान भूल सकता है, जिन्होंने कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की मदद करी थी, जैसे रमेश मेंदोला है, कैलाश विजयवर्गीय जी है। ये इंदौर के साथ साथ एमपी के बड़े चेहरे हैं और कई बार इन्होंने शिवराज सिंह चौहान का इंदौर से लेकर एमपी में सपोर्ट करा है। और माननीय रमेश मेंदोला विधायक जो हैं अपने इंदौर के, उनका तो इतिहास रहा है कि लगातार 10 सालों से वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक रहे। और उनका काम तो आप पूरा इंदौर ही जानता है कि उनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दादा दयालु, कि आज कोई उनके घर भी जाता है तो वो निराश होकर वापस से नहीं लौटता है। पूरे लॉकडाउन में आप पूरे इंदौर के विधायकों से उनको कंपेयर करके देखिए कि उनके साथ साथ उनके भतीजे रत्नेश मेंदोला ने भी कितना लॉकडाउन का पीक टाइम चल रहा था, उसके बाद भी वो और उनके भतीजा और पूरी रमेश मेंदोला की टीम ने जो घर घर जाके राशन दिया है। और ऐसा ही नहीं, उनके साथ साथ 2 नंबर विधानसभा के विधायक है, पर उन्होंने इंदौर के ऐसी ऐसी जगह राशन पहुंचाया जहां से उनका कोई लेना देना नहीं था। जी, हम ये बात तो समझते हैं, परंतु हम ये बात भी इग्नोर नहीं कर सकते कि आज अगर शिवराज सरकार बनी है मध्य प्रदेश में तो इसका पूरा श्रेय सिंधिया जी को जाता है। और सिंधिया जी से वादे जो उन्होंने किए हैं वही वो निभा रहे हैं। सिंधिया जी के लिए जो उन्होंने वादे किए हैं वो उन्हें निभा रहे हैं। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ कि सिंधिया के साथ जो भी वादे उन्होंने किए हैं वो पूरा बीजेपी संगठन उसका डिक्लेयर कर सकता है। अपन इसमें कुछ नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा, पर एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है कि उषा ठाकुर भी एक संगठन की मजबूत विधायक रही है, हमेशा उन्होंने भी चुनौती स्वीकार करी, पर उनके साथ साथ रमेश मेंदोला को भी विधायक के साथ एक मंत्री पद देना चाहिए था, मंत्री का दायित्व था। क्योंकि क्या होता है, रमेश मेंदोला से बहुत सारे आम जनता जुड़ी है, उनके कार्यकर्ता जुड़े हैं, बीजेपी के कई लीडर्स उनसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान के उनके कार्यकर्ताओं के मन में एक छल आ चुका है बीजेपी के लिए। आप लगातार देख रहे होंगे फेसबुक से लेकर ट्विटर, इंस्टा, सब पर लगातार शिवराज सिंह चौहान का विरोध किया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ दिन मतलब 2 या 3 दिन पहले, उनके राजेश चिरोड़कर जी है, अपने सुमित हाड़िया जी, इन लोगों ने घासलेट डालकर आग लगाने का भी प्रयास करा था खुद को, जिस दिन रमेश मेंदोला विधायक नहीं बने थे। तो ऐसे जो बड़े बड़े चेहरे हैं जो सपोर्टिव रहे, राजेश चिरोड़कर, सुमित हाड़िया, जो बीजेपी में हमेशा उनका एक दायित्व निभाया है, उन लोगों को किस तरह से नुकसान पहुंचा है, उनको किस तरह से छल हुई है, तो वो आप ही देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट के जो विधायकों के उपचुनाव सावेर में होने वाले हैं, उसमें आपको रिजल्ट खुद ही पता चलेगा कि कहीं ना कहीं माना बीजेपी सीट जीत रही होगी, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वोटिंग बहुत कम के आंकड़े अपन को दिख रहे हैं अभी से। जी, अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि सिंधिया खेमे में क्या महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे? जहां तक मुझे लगता है कि पूरा ही खेमा अभी तो सिंधिया केस में है, जा रहा है, मंत्री से लेके विधायक से लेकर और मुख्यमंत्री जी खुद तक एक सिंधिया जी के खेमे में लगे हुए हैं। तो मेरे को भी ऐसे लगता है कि विभाग का तो जो एक दायरा है वो कहीं ना कहीं उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं के विधायकों को मंत्री पद में अच्छी जगह बिठाया जाएगा। आपको मैं अभी से बता दूं, ऐसा हो नहीं, पर उषा ठाकुर को जो एक पद मिलना चाहिए मंत्री पद में, एक विभाग मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता अपने इंदौर से विधायक उषा ठाकुर को कोई बहुत बड़ा विभाग मिलेगा जिससे इंदौर की जनता को कहीं ना कहीं खुशी नजर आएगी।
देखा जाए तो बीजेपी में ही दो खेमे बन गए हैं, एक सिंधिया का खेमा और एक शिवराज का खेमा। बहुत गलत बात है कि बीजेपी में अब 3 खेमे मेरे को दिखते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए सुमित्रा महाजन भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े पद पे बैठी हुई थी, लोकसभा स्पीकर। आज मोदी जी भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तारीफ करते हैं। पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अब बीजेपी में 3 खेमे हमें नजर आते हुए दिख रहे हैं। सिंधिया का खेमा अलग हो चुका है, शिवराज सिंह का खेमा अलग है, और एक अपन बात करें तो कैलाश जी और ताई का भी खेमा इंदौर में भी अलग अलग दिखता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ताई के खेमे की है उषा ठाकुर, इसलिए उनको कहीं ना कहीं मंत्री पद मिला है। तो बीजेपी में ही कई गुट बन गए हैं अपने अपने ही। तो जैसा हम जानते हैं कि बीजेपी का अभी अभी विस्तार हुआ है, तो इस विस्तार में जिस तरीके से उन्होंने मंत्रियों को लिया है सिंधिया के खेमे के, और अपने कई मंत्रियों को दिग्गज नेताओं को उन्होंने नहीं दिया पद, तो इस पर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? मुझे तो स्थिति साफ साफ दिखती हुई नजर आ रही है कि अभी आने वाले विधानसभा की जो 24 सीटों में विधायकों के चुनाव होने वाले हैं, मुझे अब तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है, और बीजेपी के खुद लोग इस चीज की पुष्टि कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं सीटों को उनका ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके हाथ से बीजेपी की 22 सीट तो नहीं आना है। इसका आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या नतीजा होता है। बिल्कुल। तो अब इससे यह पूरा साफ जाहिर होता है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी, उन्हें सबको अपने साथ लेकर चलना होगा और उसमें कई दिक्कतें आ सकती है। शिवराज सिंह चौहान का विरोध इंदौर के ही बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह के पोस्ट हम दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस तरह के पोस्ट उनके ही बनाए गए कार्यकर्ता हैं, कुछ नगर मंत्री है, कुछ नगर से कार्यकारिणी से जुड़े लोग हैं, उन्होंने ही शिवराज सिंह चौहान का विरोध करा है। और कहीं ना कहीं रमेश मेंदोला का जो पूरा खेमा है, भले से वो इंदौर की बात करे, देवास की करे, सावेर की करे, जहां जहां रमेश मेंदोला को लोग जानते हैं, वहां के लोगों को शिवराज सिंह चौहान की तरफ नाराजगी नजर आ रही है। आकाश विजयवर्गीय की भी अपन इसमें बात करते हैं क्योंकि वो भी एक बड़ा चेहरा है, कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगा है क्योंकि वो भी डैम श्योर थे कि रमेश मेंदोला जी मंत्री बन रहे हैं। पर बाद में जो संगठन करता है उसमें सभी विधायकों को अपना हाथ रखना पड़ता है, दायित्व देना पड़ता है, तो अब अपन कुछ बोल नहीं सकते। पर कहीं ना कहीं पूरे ही विजयवर्गीय हो या मेंदोला खेमा, कहीं ना कहीं दोनों ही खेमा को बहुत नुकसान लगा है, अंदर से एक फीलिंग्स हर्ट हुई है उन लोगों की। देखा जाए तो ये पूरा मंत्रिमंडल ही उपचुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है, आपको क्या लगता है? कभी उपचुनाव को ध्यान में रख के किया जाता तो बीजेपी की इंदौर की जो सीट थी सावेर की, जिसमें रमेश मेंदोला को ही प्रभारी बनाया है तुलसी सिलावट वाली पूरी सावेर विधानसभा का, तो कभी इसका ध्यान रखते तो आज पूरे एमपी की नजर रहेगी सावेर उपचुनाव में। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है क्योंकि तुलसी सिलावट ही एक ऐसा चेहरा थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमेशा नजदीकी रहे हैं, और आज उसी सीट के जो प्रभारी बने थे रमेश मेंदोला जी, उनके साथ जो हुआ है, अब तो आने वाला समय बताता है कि किस तरह से रमेश मेंदोला सावेर में काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं जब मेरी लोगों से इस बारे में चर्चा हुई तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि रमेश मेंदोला और मजबूती से विधायक तुलसी सिलावट के चुनाव में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका नेचर हमेशा ऐसा रहा ही नहीं है, छोटी छोटी बातों को वो हमेशा इग्नोर करते हैं। जी, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि ये चुनी हुई सरकार नहीं, बनी हुई सरकार है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। तो इसकी बात तो मैंने आपको परसों ही की थी कि इसका जो सरकार ये बनी है, ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के लोगों ने जो विधायक बीजेपी में जोड़े हैं, कहीं ना कहीं सरकार उससे बनी है। बात ये करते हैं कि जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, उस चुनाव को जो में वोटिंग जो हुई थी वो आम जनता ने करी थी, और अब जो अभी जो विधायक बने हैं और अभी जो सरकार बनी है वो विधायकों ने अपना दल बदल के बना, तो अब तो उसका कहीं ना कहीं नजर आपको ही आएगा कि आम जनता किसको चूज करती है। मेरा मानना तो यह है कि आम जनता ने पहले कांग्रेस को वोट दिया है, तो उन्होंने भी कुछ सोच कर दिया था वोट, अब देखते हैं किस पे वोटिंग होती है। अब तो चुनाव ही हमें बताएंगे कि जनता किसके हक में है। आपसे चर्चा करके हमें कई सारी बातें पता चली। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय कुमार जी। ऐसी चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। आप देखते रहिए IMP न्यूज़। नमस्कार।